इधर ध्यान से आप समझिए, ये हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, ये हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। और भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं ना, आज से नहीं, सनातन धर्म से, बात समझ में आ रही है। हमारे और रिश्ते नेपाल के बहुत अच्छे हैं, आज से नहीं। आप ये समझ लीजिए, भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो रोटी और बेटी के हैं, रोटी और बेटी। अब तुम लोग सोच रहते होगे कि रोटी और बेटी इसका अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता दूं, भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी और वो संधि सन 1950 में हुई थी, और इसी संधि को हम कहते हैं मैत्री संधि। इस मैत्री संधि के में ये बात कही गई थी कि नेपाल का कोई भी व्यक्ति, नेपाल का कोई भी व्यक्ति भारत आए, काम करे, किसी भी प्रकार की वीज़ा पासपोर्ट किसी की कोई ज़रूरत नहीं। वो चुपचाप आए, अपना उसके पास जो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड हो वो लेकर आए। यहाँ पर हमारी जो आर्मी है वो चेक करेगी कि हकीकत में नेपाल का है कि नहीं है, या इंडिया का है कि नहीं, दूसरे कोई देश का तो नहीं है। और चेक करने के बाद फिर उसे भारत आने दिया जाएगा। और वो यहाँ पर चाहे दिल्ली में काम करे, मुंबई में काम करे, कहीं भी भारत के कोने कोने पे काम कर सकता है और भारतीय रुपए कमा सकता है और बाद में अपने देश जा सकता है। 1% उससे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना तो वीज़ा का खर्चा लिया जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं लिया जाएगा। आप समझ लीजिए, एक विकासशील देश एक गरीब देश को और इससे ज़्यादा क्या दे सकता है। बात समझे, ये एक थोड़ी मदद नहीं है, बहुत तगड़ी मदद है, आप ये समझिए। अब इसमें क्या हुआ, उसके बाद ये तो रोटी आपको समझ में आ गई, बेटी समझ लीजिए। ये भी कहा गया कि नेपाल में हिंदुओं की संख्या बहुत है और भारत में भी हिंदुओं की संख्या बहुत है। तो ये भी कहा गया है इसमें कि कोई भी नेपाल का व्यक्ति भारत में अपनी लड़की अपने लड़के की शादी कर सकता है, और कोई भी भारतीय नेपाल में अपनी लड़की और अपने लड़के की शादी कर सकता है। ना उनकी नागरिकता पर कोई आँच आएगी और ना उनके ऊपर कोई आँच आएगी। बात समझ में आ रही। कोई भी व्यक्ति, जैसे आप लोग हो, आप लोग नेपाल में शादी कर सकते हैं, आप लोग नेपाल से लड़की ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना तो आपकी नागरिकता जाएगी, ना तो उस लड़की की जाएगी, उस लड़की को और यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि साफ कह दिया गया है, रोटी और बेटी हम खिलाएंगे भी और तुम्हारी लड़की और लड़के को अपनाएंगे भी। बात समझ में आ रही। तो ये हमारे और नेपाल के बीच रिश्ते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति किराए की बुद्धि पर चलने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत करने लगता है। नेपाल ने चीन के साथ हाथ मिलाया है। बात समझ में नहीं। अब देखिए, नेपाल चीन की ओर जा रहा है और भारत से थोड़ा मुंह मोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेपाल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। भाई तुम वहाँ जाके क्या करोगे, जाओगे कहाँ से? क्या इधर जो ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं इनको पार करके नहीं चीन पहुँच जाओगे? क्या नहीं पहुँच सकते। आपको तो भारत से होते हुए जाना पड़ेगा ना। और जब आप भारत से होते हुए जाओगे तो भैया क्यों भारत से दुश्मनी ले रहे हो? मत लो ना भाई। हमें जब हर चीज़ भारत से मिल रहा है, हमारे लोगों को रोज़गार भारत से मिल रहा है, हम लोगों को इज्जत भारत से मिल रही है, दुनिया में हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखने वाला, अगर कोई देखेगा तो भारत उसे निकाल लेगा। सब चीज़ भारत, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए भारत हर चीज़। अब तुम ये समझ लो, स्पेशल हमारी आर्मी में गोरखा, स्पेशल गोरखा एक मतलब रेजिमेंट है। अब तुम ये समझ लीजिए, उसमें केवल नेपालियों की भर्ती होती है, बाकी किसी की भर्ती नहीं होती गोरखा रेजिमेंट में। तो कहीं ना कहीं बताओ, जो देश अपने दिल में तुम्हें जगह दी हो और तुम उसके साथ धोखा करोगे तो क्या कभी सुखी रहोगे? नहीं रहोगे। नेपाल में यही चीज़ हुआ। तुम ये समझ लीजिए, नेपाल में 2015 से पहले पूरी तरह आप ये समझ लीजिए यहाँ पर राजतंत्र कायम था। प्रधानमंत्री बनता था, नाम के लिए बनता था नेपाल में प्रधानमंत्री। 2015 में यहाँ संविधान बनाया गया, सब चीज़। ये किसकी मदद से हुआ? भारत की मदद से हुआ, और किसी की मदद नहीं, भारत की मदद से हुआ है। इतना सब चीज़ हुआ और उसके बाद भी तुम भारत के मतलब मुंह मोड़ रहे हो भारत से कोई चीज़ नहीं बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। बस है। तो ये सब गलत है कि नहीं है? ये कहीं ना कहीं देखा जाए अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहा है नेपाल।
अब देखो पूरी कहानी में तुम्हें बताता हूँ इसने क्या किया ऐसा कि थोड़ा भारत हमारा नाराज़ है। तो इसके पीछे पहले शुरू की कहानी देखते हैं। देखिए, नेपाल में जब राजतंत्र था तो यहाँ राजा की चलती थी, लेकिन हमारे देश में पड़ोसी देश है तुम्हारा भाई है, जहाँ पर क्या है, पूरी तरह लोकतंत्र है। जब यहाँ पूरी तरह लोकतंत्र है और यहाँ पूरी तरह राजतंत्र है, तो यहाँ के लोग जब यहाँ काम करने के लिए आते थे तो देखते थे कि इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों में कितनी ज़्यादा फ्रीडम वहाँ की गवर्नमेंट ने दी है इंडिया के लोगों को। तो जब वो यहाँ से जाते थे वहाँ, तो जब यहाँ की फ्रीडम की बात वहाँ करते थे तो वहाँ के लोग भी अंदर ही अंदर सोचते थे कि ये राजतंत्र पूरी तरह ख़त्म हो और हमारे भी देश में एक संविधान बने, लोकतंत्र आए, ताकि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। बात समझे? अब क्या हुआ सुनिए। नेपाल में ये कहा जाता है कि नेपाल का जो 70% भूभाग है, कितने परसेंट? 70% भूभाग नेपाल का पूरी तरह क्या है, पर्वतीय है। ये क्या है? पूरी तरह पर्वतीय। आप ये समझ लीजिए पूरा हिमालय पर है। नीचे का जो ये भूभाग है इसी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। अब आप ये समझ लीजिए नेपाल की लगभग 80% जो आबादी है इसी तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, अब 80% आबादी नेपाल की इस तराई वाले क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी रहती हैं। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी रहती हैं और उन्हीं जनजातियों को जैसे हम कहते हैं मधे, ठीक है, मरु, ठीक है, ये आदिवासी जनजातियाँ हैं जो नेपाल में निवास करती। और इन आदिवासी जनजातियों में जब नेपाल में 2015 में जब यहाँ पर संसद बनी, सब चीज़ हुआ, तो संसद में सीटों का बंटवारा भी तो करना पड़ता है ना। सीटों के बंटवारा में कि जनरल को कितनी सीटें दी जाए, ओबीसी को कितनी सीटें दी जाए, एससी को कितनी सीटें दी जाए। अब ये सीटें के बंटवारा किया जाएगा, उसके बाद एसटी को कितनी दी जाए। हमारे देश में है कि नहीं? ये प्रावधान है। जनरल के लिए रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट है। वहाँ पर केवल एससी और एसटी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, बाकी अदर जातियों का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अब ये नेपाल में जो जैसे मधे, मरु और अन्य आदिवासी जनजातियाँ थी, तो ये लोग कह रहे थे कि हमें नेपाल की संसद में आरक्षित सीटें ही नहीं दी गई हैं। बात समझे? तो जब हमें आरक्षित सीटें नहीं दी गई तो इन्होंने क्या किया कि 2015 में नेपाल और भारत मार्ग को जाम कर दिया। यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दें। कहने का अर्थ है नेपाल से अगर आप काठमांडू जा रहे हो तो बीच का जो मार्ग है यहाँ पर ये सीधा बैठ गए और जुलूस निकालने लगे, आंदोलन करने लगे। जब यहाँ पर ये आंदोलन करने लगे तो इसमें नेपाल क्या हुआ? भारत के ऊपर गुस्सा हो गया। नेपाल ने कहा ये सब भारत करा रहा, क्योंकि ये जो एससी और प्लस एसटी ये जो प्रावधान है ये केवल कहाँ है? इंडिया में है, बाकी कहीं नहीं है। और नेपाल क्या हो गया? नाराज़ हो गया। जब नेपाल नाराज़ हो गया तो भारत ने साफ कह दिया कि देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम अपना संविधान बनाओ, क्या किए क्या नहीं किए हम क्या कह सकते हैं। क्यों नाराज़ हुआ ये भी हम आपको बता दें। देखिए उसका मेन कारण ये था कि भारत इसी रोड से, भारत से सामान नेपाल जाता था, और जब नेपाल सामान जा रहा वो रोड तो जाम हो गया, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो भाई नेपाल के ऊपरी जो ये क्षेत्र है यहाँ पर क्या बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब सामान नहीं पहुँचेगा तो जब महंगाई बढ़ेगी तो जिन लोगों को तो ठीक ठाक है माहौल, वो किसके ऊपर क्लेम करेंगे? गवर्नमेंट के। अब ये लोग तो धरना दिए बैठे, आंदोलन चला रहे हैं, जिसके चलते नेपाल बहुत बुरी तरह भारत के ऊपर नाराज़ हुआ था। आप ये समझ लीजिए। भारत ने समझाया बुझाया, क्योंकि हमारे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा देखो यार हमसे ज़्यादा उलझो ना, ठीक है, जो हमसे उलझा है वो घाटे में गया है, ठीक है। तभी नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया था, और यहाँ पर जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये उसने कहा था ये नेपाल है पूरा हमारा, ये ठीक है, ये क्या है, ये काला पानी, पूरा नक्शा दिखा दिया, कहा ये पूरा नेपाल हमारा। तो भैया हमारा भारत वाले क्या कमज़ोर है का? भारत हमारा सीधा नक्शा दिखा दिया, कौन? वैदिक काल वाला, सीधा वैदिक काल वाला नक्शा दिखा दिया। उसने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारा भारत नेपाल यहाँ से थोड़ो है, अब तो पूरा नेपाल हमारा है, देख लो पूरा वैदिक काल, भाई पूरा नेपाल हमारा है, चीन हमारा है, और तुम बताओ। तो कहा हम इस बात को नहीं मानते। तो कहा अच्छा कहा फीका मानते हो? कहा नहीं इतना हमारा है। तो भारत ने कहा इतना नहीं है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ इतिहास पढ़ के आना। भारत ने साफ कह दिया तुम्हारा इतना नहीं, तुम्हारा ये पूरा। और बताओ। तो उसने कहा ये कैसे? कहा इतिहास पढ़े हो? कहा नहीं। तो कहा पढ़ लो, सुनो।
भाई क्या हुआ था, सुगौली संधि हुई थी ना 1814 में, हाँ सुनिए 1814 में हुई थी, 16 में पास हुई थी, सुगौली संधि हुई। तो 1814 में कौन भारत में थे, अंग्रेज थे कि नहीं थे भाई? जब सुगौली संधि हुई, कौन सी सुगौली, ठीक है, ये एक समझौता हुआ, ठीक है, सुगौली संधि। अब देखिए सुगौली जानते हो कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है चंपारण जिला, बिहार का कौन सा जिला, चंपारण। चंपारण को कितने भागों में बांटा गया, 2, एक है तुम्हारा पूर्वी चंपारण, कौन सा है, पूर्वी चंपारण, चंपारण लिखो, चंपारण, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा पश्चिमी चंपारण, कौन सा, पश्चिमी चंपारण। तो अब मैं आपको बता दूं, चंपारण, पूर्वी चंपारण को हम मोतिहारी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण को हम बेतिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण तुम्हारा बेतिया, तो ये जो तुम्हारा सुगौली पड़ता है ना, ये कौन से चंपारण में, तो ये तुम्हारे पूर्वी चंपारण में, कौन से, पूर्वी, जिसे हम कहते हैं मोतिहारी। तो यहाँ पर नेपाल के राजा और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, कब हुई थी, 1814 में, कब हुई थी, 18, इसी संधि को हम कहते हैं सुगौली की संधि, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें नेपाल और भारत का बंटवारा किया गया था इस संधि के तहत। कैसे बंटवारा किया गया था, शुरू में नेपाल जो था ना, वो तुम्हारा यहाँ पर कौन सी नदी पड़ती है, सतलज, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, सतलज नदी, ये सतलज नदी बहती है, ठीक है, सतलज नदी। यहाँ पर एक नदी बहती तीस्ता, ये तुम्हारी हो गई, क्या बोलते हैं, गलत हो गया, ये तुम्हारी हो गई सतलज, सतलज, ये सतलज हो गई, और ये कौन सी हो गई, तीस्ता। तो सतलज से तीस्ता के बीच का जो ये पूरा क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र पहले क्या कहलाता था, नेपाल कहलाता, क्या कहलाता है, नेपाल। लेकिन जब बाद में जब ये संधि हुई सुगौली, तो सुगौली संधि में साफ कह दिया गया कि नेपाल कहाँ से रहेगा, यहाँ पर ये काली नदी, और यहाँ पर ये कौन सी नदी, तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी से काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या रहेगा, नेपाल रहेगा। तो भैया जब सुगौली संधि में साफ कह दिया गया तीस्ता से काली के बीच में नेपाल रहेगा, तो फिर तुम कह रहे हो कि काला पानी हमारा है, लिम्बू अधूरा हमारा है, कह रहे हो भाई। पहले तो उसमें नेपाल ने कहा हम थोड़ो थे उसमें, तो भारत ने कहा हम भी कहाँ थे भाई, तुम्हारा राजा रहे, हमारे यहाँ अंग्रेजन का शासन रहा, हमारे यहाँ किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन, तो हम भी तो नहीं थे भैया, जो हमें दिया गया हम उतना संभाल के रखे, तुम्हें जो दिया तुम संभाल के रखो। अब तुम ये समझ लो यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन वही कहानी है, किसके कहने पर, चाइना के कहने पर, ठीक है। नेपाल बाद में बहुत भड़का, जब भारत ने ये चीज़ कहा कि भैया हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे तुम्हें, तुम पुराना नक्शा दिखाओ चाहे तिराना नक्शा दिखाओ, हमारे पास नक्शन का बहुत बड़ा ढेर है, और तुम जिसके कहने पर उछल रहे हो ना, उसका भी नक्शा हमारे पास है। अगर वैदिक युग का नक्शा दिखा दिया जाएगा ना सिंधु घाटी का, तो पूरा देखा जाए एशिया हमारा है, सही कि नहीं। जो आज जिसके कहने पर तुम उछल रहे हो, भारत ने कहा रुक, ऐसे तू नहीं मानेगा, तुझे मैं बता रहा हूँ। भारत ने सीधा कह दिया कि भाई एक काम करना, अपने व्यवस्था कर लो, अपनी क्या कर लो, व्यवस्था कर लो। नेपाल ने कहा कैसी व्यवस्था, भारत ने कहा हम तुम्हें अपना बंदरगाह यूज करने के लिए नहीं देंगे, कोलकाता बंदरगाह, भारत ने साफ कह दिया हम अपना बंदरगाह यूज करने के लिए नहीं देंगे। आप भैया नेपाल परेशान, नेपाल ने कहा अरे हम मजाक कर रहे थे, ठीक है, मैं कौन मजाक हो रहा है, ये कौन मजाक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा कोलकाता बंदरगाह। आपको मैं बता दूँ, कोई भी देश अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसका 97% जो माल है, सामान है, वो बंदरगाहों से आता जाता है, और फिर उसके बाद वो सामान ट्रकों के माध्यम से, रेल के माध्यम से आएगा जाएगा। भारत ने बहुत लथेरा नेपाल को, भारत ने साफ कह दिया तुम्हें शर्म नहीं आती, हम तुम्हें मतलब तुम्हारे ऊपर, हम अपने लोगों को महंगा तेल देते हैं और तुम्हें सस्ता तेल देते हैं, हम अपने लोगों को 10 रुपये केजी नमक दे रहे हैं, तुम्हें 8 रुपये केजी नमक दे रहे हैं, मतलब हम तुम्हारे ऊपर इतना रहम का दिखा रहे हैं और तुम हम ही को दिखा रहे हो। नेपाल बिल्कुल घुटनों में आ गया, कह कि नहीं अब जो कहोगे वही होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो भड़ास तो अंदर भरी रहती है, भरी रहती कि नहीं, आज भी वो इंतज़ार में है, और चीन भी थोड़ा नाराज़ हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं
जितना सामान भारत से नेपाल जाता है उतना ही सामान चीन से भी नेपाल जाता है। लेकिन यहाँ पर हिमालय पर्वत होने के कारण चीन डायरेक्ट कोई सामान यहाँ नहीं भेज पाता, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। प्लेन सीधा लड़ जाएगा अच्छे से, और जहाँ लड़गा तो चाइना हुआ खाँव खाँव करे लगी। जैसे कुत्ता कुकुर नहीं होते, कुत्ते जब कुत्ते के बच्चे होते हैं आपस में लड़ जाते काँव काँव, तो जब उनका प्लेन यहाँ लड़ेगा तो वो भी काँव काँव चिल्लाएंगे, पहुँचो पहुँचो पहुँचो। ठीक है, तो चाइना का वो नेपाल का अक्सर जो सामान होता है वो जो आता है वो कोलकाता बंदरगाह से ट्रकों से और रेल के माध्यम से सीधा रक्सौल, यहाँ बिहार में क्या पड़ता है रक्सौल, बिहार के रक्सौल से फिर सीधा पहुँच जाता है काठमांडू, फिर अलग अलग शहरों में पहुँचाया जाता है सामान को। ठीक है, अब मंगाओ ना, कहाँ से मंगाएगा भाई? तुम एक लैंड लॉक देश हो, अब तुम एक लैंड लॉक देश हो तो तुम्हें तो भैया सहना ही पड़ेगा, नहीं सहना पड़ेगा? जैसे हमारी जीभ है 32 दांतों के बीच में है कि नहीं? तो दांतों को जीभ को सहना पड़ेगा, या जीभ को दांतों को सहना पड़ेगा? जीभ को सहना पड़ेगा। अगर दांत थोड़ा सा अगर जीभ लापरवाही कर रहे तो तुरंत काट देंगे, देर नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी जीभ भी दांतों को टुरवा देती है समझ गए? तो कहीं ना कहीं ये एक जीभ है और ये हमें टुरवा दी थी। लेकिन हमारे देश के कोई अनपढ़ हैं का लीडर? सब ठीक ठाक हैं? ये मामले में सब होशियार है। देश के अंदर महंगाई हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मामला आ जाएगा ना तो हमारे देश के हर नेता का दिमाग चलने लगता है। सही बता रहे, कोई ऐसा नेता नहीं है चाहे विपक्ष का हो चाहे विपक्ष का, सबका दिमाग बिल्कुल ये समझ लो 7G पकड़ता है। हाँ, जब सही बता रहे, जब अंतर्राष्ट्रीय मामला आ जाएगा और राष्ट्रीय देश के अंदर का कोई दिक्कत नहीं, भैंस मर गए कोई दिक्कत है, गाय मर गए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को फांसी लगा लिया कोई दिक्कत, ट्रेन हादसा हो गया कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर का। लेकिन हाँ, अगर भारत की कोई ज़मीन के ऊपर हमला करे तो विपक्ष हो वो सीधा 7G पकड़ी। हाँ, पक्ष 7G तो विपक्ष 8G भी, दोनों चीज़। हाँ, संसद में देखो कहेंगे हमका भेज दो, हम बंदूक चलाएंगे। हाँ, वहाँ धमाल मार देते हैं। अब सुनिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी वर्तमान में नेपाल ने क्या किया ये भी बता दूँ आपको। देखिए, नेपाल में जैसे कि मान लो नेपाल से हमारे 5 राज्य जुड़े हुए हैं, ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। ये भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बात समझिए। जिनमें से सबसे लंबी जो बॉर्डर है नेपाल के तो वो उत्तर प्रदेश के साथ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तो देखिए, जब हमारे रोटी और बेटी के रिश्ते हैं नेपाल और भारत के बीच में, तो निश्चित है कि जो ये बॉर्डर के किनारे के जो ज़िले हैं या इनकी बॉर्डर में के किनारे जो गांव होंगे, तो निश्चित है कि इनकी जो संबंध होंगे, रिश्तेदारी होगी नेपाल में होगी या नेपाल वालों की इंडिया में होगी कि नहीं होगी। लेकिन अभी तक क्या था कि अगर नेपाल से, सुनिए, नेपाल से कोई गाड़ी भारत आ रही थी, जैसे मान लो कोई नेपाली गाड़ी है और भारत आई, तो उसमें भी नेपाल सरकार उनसे भंसार लेती थी। क्या लेती थी? भंसार। देखिए, भंसार एक प्रकार का ये टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स होता है। अब ये डायरेक्ट किसके जेब में जाता है? क्या नेपाल की पुलिस के पास जाता है? नहीं, ये वहाँ के प्रधानमंत्री के धन कोष में जाता है। आप ये कहिए, सीधा वहाँ की गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, ठीक। चिट्ठी का बाकायदे पर्ची कटेगी, सब चीज़ होगा। उसके बाद मान लो कोई इंडिया से गाड़ी लेके व्यक्ति जा रहा है ससुराल घूमने के लिए, उसका भी भंसार काटेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत नहीं ले रहा है, नेपाल ले रहा है। मतलब देखिए, आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही, नेपाल से आप भारत आ रहे हैं तो नेपाल गवर्नमेंट आपसे पैसा, भारत सरकार नहीं ले रही, ठीक है, नेपाल गवर्नमेंट ले रही। और जानते हो, जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो तो एक 24 घंटे का 500 रुपये का भंसार होगा, 24 घंटे का। अब पता लगा जीजा हियाँ के हैं और साली हुआ की हैं। अब जीजा बढ़िया नई पल्सर निकलाएं, ठीक है। अब साली फ़ोन करें कि जीजा आ जाओ नेपाल। अब जीजा कहेंगे अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, तो जीजा सब नेपाल जाने से पहले जानते तो क्या सोचेगा? पहले पर्स चेक करेगा, पैसा है कि नहीं है, पेट्रोल का नहीं, भंसार का, ठीक है। अब पता लगा जीजा पहुंच गए नेपाल,
अब भैया भंसार काट दिए नेपाल सरकार 500 रुपये का। अब पता लगा साली वहाँ से कह देंगे जीजा आ जाओ रुक जाओ आज मछली भात बनाते हैं, तो जीजा के मछली भात अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जीजा का अच्छी तरह पता 24 घंटा होए वाला है। अब 500 फी कटी यह मछली भात वो महंगा पड़ जाएगी समझ रहे। जीजा तुरंत भागेगा वहाँ से, अरे माफ़ करो क्योंकि आज तुम मछली भात खिला रही हो, कल कहो कि जीजा मुर्गा बना दो, तो मुर्गा से ज़्यादा दिक्कत कहीं की है भंसार की, तो दिक्कत हो रही कि नहीं, मतलब इधर वालों की भी हो रही है और उधर वालों की। चलो यहाँ तक तो व्यक्ति मतलब हर कोई नहीं गाड़ी लेके जाता, हर कोई नहीं लेकर आता, यहाँ तक तो ठीक ठाक था। अब नेपाल सरकार ने क्या किया, अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई सामान खरीदता है, भारत में कोई सामान खरीदता है तो उसका भी भंसार काटेगा। पहले नहीं था ये चीज़। आप भारत से सामान लेके चले जाए, आप कपड़े लेके जाइए, खाने पीने कोई सामान लेके जाइए, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ भी लेके जाइए, ठीक, उसमें नहीं कटता। अब नेपाल सरकार ने क्या किया, अब नेपाल सरकार एक नया रूल बना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से जूता चप्पल कपड़ा ओढ़ना लेके जाएगा तो उसका सीधा क्या कटेगा, भंसार कटेगा। अब वहाँ की जनता नेपाल सरकार का गरियाव शुरू करे, कहा अबे तक तो ठीक रहा है, अबे तक तो ठीक रहा। साली बड़े प्यार से बोला जीजा के जेब में 500 रुपया रहा, चले आए 24 घंटा रुके चले गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन अब ये बताओ, मान लो अब नेपाल में कोई चीज़ महंगा है और सोच रहा है कि लाओ इंडिया से हम ले लें। अब इंडिया से लेके जा रहा है, अब पता लगा जूता लिया उसने, जूता का रेट है 400 रुपये, ठीक है। अब सीधा वो गया वहाँ 50 रुपये भंसार हो गया। अब 50 रुपये भंसार तो जूता कितने का पड़ गया, 4.5 का पड़ गया। तो क्या ये तो एक जूता का हो गया, जूता के साथ और तो सामान होगी कि नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब ढीली होगी कि नहीं हो गई। तो गवर्नमेंट कुल मिला कि वहाँ की ये उतार है कि हमारे खजाने में कितना पैसा है, जनता का खून चूस के, ठीक है। इसका आंदोलन चल रहा है, बहुत इसका बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। अच्छा, इसमें भारत भी कुछ नहीं कह रहा है, भारत क्या कहे, वही मामला तुम्हारे देश का है, हम कुछ कहेंगे तुम अपने पिताजी से बता दोगे, और क्या हम कुछ कहेंगे ये सीधा यहाँ बताते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात बताते हैं, छोटी छोटी बात नहीं बतानी चाहिए। आइए इसको अच्छी तरह पता है कि इनके जो पिताजी हैं अपने परबाबा का कुछ न कर पाएंगे। हम इनके परबाबा हैं, किसके, इनके। यार सनातन धर्म उठा के देख लो, हमारा वैदिक काल, इनका अब तक इनका इतिहास है क्या कोई, ये लुटेरे आ रहे हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है। जौने देश में 80% लोग किसी धर्म को ना मानते हों, तो बता सकते हो कि कौन जाति के, कौन कास्ट के, कौन धर्म के हैं, बताओ। चीन में 80% लोग किसी जाति धर्म को नहीं मानते, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, राक्षस। ऐसे क्या कहेंगे, राक्षस कहेंगे। और क्या कहेंगे इनको, नास्तिक कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, राक्षस कहेंगे, राक्षस कहेंगे। जौने का भगवान का डर ही ना हो, जिसको भगवान का डर ही ना हो तो राक्षस नहीं तो क्या है, इंसान है क्या। कोई ऐसा जीव इनसे बचा है कि जो जिसे ना खाते हों। हर जीव जो वहाँ जीव जन्म लिया होगा वो यही कहता है, हे भगवान यहाँ पर मत जन्म देना। सही बता रहे हैं। जैसे दुनिया का हर व्यक्ति अब कह रहा है कि हे भगवान मेरा जन्म काश भारत में हो, ख़ास करके लड़कियाँ। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है लड़कियों के लिए भारत। हाँ, कुछ अपवाद के रूप में अलग बात है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सुगौली संधि कब हुई थी, 1814, ठीक है, ओके।